नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। अलग अलग जगह जाकर मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाता रहा हूं जो खास रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं खास। इस कार्यक्रम के तहत आज हम मिलने जा रहे हैं कथावाचक राघव प्रिया ओझा जी से। आज ये धनबाद की धरती पर हैं, लगातार 3 दिनों से कथावाचन कर रही हैं। कुछ मुख्य विषय पर हम आज बात करेंगे जो समाज उपयोगी हो, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत आपका। जय श्री राम। सबसे पहला प्रश्न हम आपसे ही लेना चाहेंगे कि आज जो आप धनबाद आई हैं, अन्य जगह भी आप जाती हैं, तो अलग अलग जगह का माहौल अलग होता है, लोगों की मानसिकताएं अलग होता है। कहीं कहीं आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग भाव विभोर हो जाते हैं। कुछ जगह ऐसे होते हैं वो कहते नहीं, हम विज्ञान की ओर जाते हैं, हम धर्म में नहीं जाना चाहते। तो धनबाद को किस दृष्टि से देख रही हैं आप? सबसे पहले मैं आप सभी को जय जय श्री राम कहूँगी। और जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि धनबाद, जैसा कि नाम है यहाँ पर धनबाद, जहाँ पर धन की बहुत ज़्यादा आबादी है, यह क्षेत्र पर ठाकुर जी की असीम कृपा है। तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर जितने अभिभावक हैं और जितने भी लोग हैं, बड़े प्रेम से भक्तिमय तरीके से ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं और सभी ठाकुर जी के भक्त हैं। अंतर क्या देख रही है? कुछ जगह यहाँ जो देख रहे होंगे, कहीं होता है कि अपार भीड़ होता है। खासकर मैं इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूँ कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि अधिक से अधिक विद्यालय जाएं, घर पर समय दें, आध्यात्मिक क्षेत्रों में वो लाना नहीं चाहते हैं। जैसे कथा श्रवण करने के लिए उन्हें आना चाहिए, तो इससे ज्ञान मिलता है। तो इस कहाँ कभी देख रही हैं या क्या देख रही हैं, स्थिति क्या देख रही हैं? देखिए, हम आपके क्षेत्र, यह जो गोविंदपुर क्षेत्र है, यहाँ पर हमको ऐसा कोई कमी तो नहीं नज़र आ रही है। अब जितने भी श्रोताएं हैं और श्रोताओं में मुझको मतलब छोटे बच्चों की संख्या अधिक ही नज़र आ रही है। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर भक्ति की कोई कमी नहीं है और सब संस्कारित हमारी दृष्टि से हमको नज़र आ रहे हैं। यही प्रश्न आपसे मुझे पूछना था कि शिक्षित तो लोग हो रहे हैं, संस्कारी नहीं हो पा रहे हैं। लगातार शिक्षा दे रहे हैं, खासकर अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, परंतु संस्कार की कमी है। वो अपने ताऊ को नहीं पहचानते हैं, मामा को नहीं पहचानते हैं, गुरुजी को नहीं पहचानते हैं, यानी वो मूल्य से जानते हैं। यदि मैंने शिक्षा कहीं से ग्रहण किया तो उसके लिए मेरे पिताजी ने मूल्य दिया। सामान्यतः आप देखेंगे क्योंकि वो अभी निजी विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। तो संस्कार की कमी कितना महसूस कर रही है? हाँ, संस्कार, देखिए, हम किसी भाषा के ऊपर नहीं जाएंगे। भाषा है, सब जानना भी चाहिए और आजकल का जैसा युग है, सारी भाषाओं के प्रति हमारा सम्मान है, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो। परंतु हाँ, यदि आपके बच्चे संस्कारवान यदि रहें तो मेरी दृष्टि से मैं इतना मानती हूँ कि सब इसका श्रेय माता पिता को जाता है। माता पिता ही चाहें यदि उनके बच्चे संस्कारित हो सकते हैं, और यदि वो नहीं चाहें तो केवल और केवल माता पिता के ऊपर ही निर्भर करता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, जो भी वह भगवान की जहाँ पर भी कथाएं होती हैं, रामचरितमानस होता है, तो स्कूल जाने से पहले कम से कम 1-2 चौपाई रामचरितमानस की वह बच्चा पढ़ कर के स्कूल जाए। और साथ ही जहाँ पर, क्योंकि जितने भी आजकल कई सारे मूवीज़ लॉन्च होते हैं, तो लोग बच्चे सिनेमा तो देखने जाते ही हैं, लेकिन जब कथा होने लगती है तो मन में आता है कि नहीं, इसमें तुम्हारा क्या काम है। लेकिन मेरे मन से यह है कि जितनी शिक्षा आपको, जितने संस्कार आपको कथाओं से मिलते हैं, वह आपको अन्य सिनेमा इत्यादि से नहीं मिल सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि सारे बच्चों से कि वह अधिक से अधिक कथाओं में आए और अपने धर्म को पहचानें। एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था कि लोग भागवत पढ़ते हैं, मैंने उसका अध्ययन किया है। तो आज का जो विज्ञान है और जो अध्यात्म हमारा रहा है, तो आप देखेंगे कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने पहले ये प्रमाणित कर दिया था जो आज हम खोज रहे हैं। तो यदि बच्चे आते हैं जो अध्यात्म की ओर आते हैं, जो कथा श्रवण करते हुए अध्ययन करते हैं और जो सिर्फ अध्ययन करते हैं, दोनों में क्या फर्क पाते हैं? यानी योग्यता की बात करें या उनका जो रिजल्ट है उसका बात करें? विज्ञान की तरफ जी हाँ, तो विज्ञान की तरफ, हाँ बिल्कुल। पहले के ज़माने में तो ऐसा था कि ऋषि मुनि पहले से ही इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे
कि सब कुछ जैसे कि अभी राम मंदिर बना, और राम मंदिर में ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने करा है कि जो सूर्य की रामनवमी के दिन सूर्य का प्रकाश उनके द्वारा उनके ऊपर हो जाए, मस्तिष्क पर आएगा। मस्तिष्क पर उनका सूर्य की किरणों के द्वारा उनका अभिषेक किया जाए। ये तो अभी साइंस विज्ञान ने अब करा है, इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप जाइए कि इतने हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं, ऐसा जो है ये तो कई मंदिरों में पहले ही देखने को मिलता है। तो बिल्कुल हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं इनमें विज्ञान भरपूर मात्रा में है। बिल्कुल हम बात करें तो कुछ लोगों का राजनीति की ओर है। अभी आपने चूंकि राम मंदिर की बात की तो इस पर हम बात करना चाहेंगे कि लोगों का कहना है कि इससे क्या रोजगार तो मिलता नहीं है, इससे सिर्फ पुरोहितों को, कथावाचकों को ही फायदा है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि राम मंदिर बनने से युवाओं को, खासकर जो भविष्य है भारत का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे कि मैं आपसे कहूँगी कि भारत की पहचान पहले के ज़माने में ताजमहल से होती थी जी। कि जैसे कहा जाता है कि देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में क्या है, ताजमहल है। यही इसी नाम से भारत की विशेषता हुआ करती थी। लेकिन जब से राम मंदिर बना है और राम मंदिर का जो प्रचार प्रसार है वो केवल और केवल देश में नहीं अपितु विदेश में भी इसका प्रसारण किया गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि राम मंदिर से तो हमारे देश की बहुत ज़्यादा इसका डेवलपमेंट और बढ़ेगा। जितने भी व्यवसाय हैं, चाहे वो खाद्य उद्योग से हो अथवा कृषि उद्योग से हो अथवा जितने भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, सब जगह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैं इतना कहूँगी। अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि जब आपने प्रारंभिक शिक्षा ली तो क्या उसमें संस्कृत शामिल था? क्योंकि अभी का अगर हम दौर देखें तो जिस समय हम लोगों ने पढ़ा उस समय राम की कथाएं पढ़ी जाती थी, रामायण की किताब चलता था। आज भी जो आरएसएस का स्कूल है राजकमल, आप देखेंगे तो वहाँ इस तरह की जो है पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है जिससे बच्चे में ज्ञान हो, अतिरिक्त ज्ञान हो। आज के समय में संस्कृत को मुख्य भाषा में नहीं रखा गया है। आप हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, लेकिन संस्कृत को ऑप्शनल रख दिया गया है जिससे लोग भाग रहे हैं। जबकि संस्कृत में जितने भी श्लोक हैं यह बताता है कि हम किस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि राम मंदिर बनने के बाद इसे राजकीय भाषा में लिया जाए जिससे कि देश का प्रगति हो? अवश्य, मैं तो इतना ही यही चाहूँगी बिल्कुल, क्योंकि लोगों की, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया से हैं और सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा जागरूकता संस्कृत की अवश्य बढ़ ही रही है। और मैं तो यही कहूँगी कि संस्कृत को हमारी राजकीय भाषा में बिल्कुल शामिल करना चाहिए और हर बच्चे को इसको ऑप्शनल में ना रह करके एज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। जी, ये तो मैंने लिया कि क्या होना चाहिए। अब आपके नज़र में क्या ऐसा हो रहा है समाज में जो नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये बताएं ताकि जो अभिभावक देख रहे हैं या जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें समझ में आए कि ये नहीं करना चाहिए, हमारे लिए या भविष्य के लिए ये खराब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों को आप संस्कृत की तरफ रुझान डलवाइए, क्योंकि जैसा कि अन्य धर्मों में उनको अपनी जो उर्दू हो गया या जितने भी उनके लैंग्वेज होते हैं जो उनके शास्त्रों से रिलेटेड होते हैं, वो उनको, चाहे वो उसका अध्ययन करे चाहे ना करे, उनको आता है, सबको बेसिक नॉलेज होती ही है एटलीस्ट। परंतु हमारी यह भारतवर्ष की विडंबना है कि यहाँ पर अधिकांश हिंदू धर्म के ज़्यादातर लोग रहते हैं, परंतु देखा जाता है कि हिंदी अथवा संस्कृत पढ़ने में उनको नहीं अच्छे से आ पाता है, हिंदी पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये देख कर के हमको भी दुख लगता है कि इंग्लिश तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मैं यही चाहूँगी कि उनको हिंदी को ढंग से प्रारंभिक तौर से पढ़ाया जाए। जी, आखिरी प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे, एक है मोबाइल मेनिया, अभी जो समय चल रहा है। यदि अभिभावक बच्चे को मोबाइल ना दे तो वो खाना ना खाए, होमवर्क ना बनाए। चूँकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, जो भक्त हैं, जब आप कुछ बोलते हैं तो उसका अनुसरण करते हैं, तो उनके लिए एक संदेश हम चाहेंगे कि आपकी ओर से यह संदेश उन्हें क्या जा रहा है कि मोबाइल से अपने बच्चे को कैसे बचाएं ताकि उसका भी निर्माण हो, देश का भी निर्माण हो। देखिए, वैसे तो आजकल मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी हो गई है, क्योंकि कहा जाता है कि सोशल मीडिया का ही आजकल ज़माना है
और बच्चे आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ हो गया, चाहे कुछ भी व्हाट्सएप में टीचर्स भी ग्रुप में डाल देते हैं उनके स्टडी मटेरियल जी। वगैरह। तो ये मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि एकदम से छूट जाए, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट चाहे मोबाइल का मांग हो कुछ गया। मांग भी है और एडवांटेजेस भी हैं, परंतु हाँ, हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। आप उसको नियमित रूप से जितना आवश्यक है उतना ही उसका इस्तेमाल करें और अपने आप को एक सीमित दायरे पे रखें, अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं कि इतना ही देर हमको देखना है। और एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना ही है तो वो चीज़ को आप देखिए, कथाएँ सुनिए जो आपके जीवन में कुछ काम आए, है ना? यदि आप पढ़ाई से रिलेटेड हैं तो पढ़ाई का ही आपको कुछ देखना चाहिए, अन्यथा वो फिर ठीक बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। इन्होंने जो बताया उसका मुख्य सार यही है कि अच्छे और बुरे परिणामों के लिए अभिभावक जिम्मेवार होते हैं। प्रारंभिक तौर से यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी हों तो आपको इस दिशा में उसे मोड़ना होगा ताकि वो भारत का भविष्य बने। कथावाचन जहाँ हो रहा हो वहाँ आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने बच्चे को थोड़ा भी समय मिले, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे में बुनियाद, तो जितना समय मिले अपने बच्चे को जरूर ऐसे कथाओं से जोड़ें। यूट्यूब अगर देख रहे हैं तो जितने भी कथावाचक हैं लगभग उनका यूट्यूब चैनल रहता है, आप वहाँ जाकर अपने बच्चे को दिखाएं, खुद भी देखें और संस्कारित करने का प्रयास करें। क्या रहता है खास, दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाने का हम करेंगे आपको प्रयास कौन रहे हैं जो समाज के लिए रहे हैं खास। फिलहाल मुझे यहाँ धन्यवाद से दीजिए अनुमति। नमस्कार।